यस मैम। बिकॉज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले वो है इन्वेंट्री। अच्छा, रीडिंग कर लेते हैं पहले इन्वेंट्री की। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो गुड्स हम लोग नहीं बेच पाए, जो रह गया, वही हमारा स्टॉक होता है। स्टॉक तो दो ही तरीके का होता है, या तो ओपनिंग या तो क्लोजिंग। जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर जाके ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ठीक है, सिंपल बात होती है। तो अब ये क्लोजिंग स्टॉक ही तो नेक्स्ट ईयर जाके ओपनिंग बनता है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सा स्टॉक होता है? जो स्टॉक हम लोग बेच नहीं पाए, ठीक है, जो रह गया, जो ईयर एंड में हमारे पास बच गया, उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक का मतलब गुड्स लाइन अनसोल्ड। जैसे कि मैंने बोला कि जो बिका नहीं, अनसोल्ड कॉल्ड इन्वेंट्री और स्टॉक। तो इन्वेंट्री जो है या स्टॉक, वो दो तरीके का होगा। एक हो जाएगा ओपनिंग, एक हो जाएगा क्लोजिंग। एक हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, एक हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो हमें ये दोनों तरीके के स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इन्वेंट्रीज को नॉर्मली जो वैल्यू करने के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है वो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो कि 11 में भी तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते वक्त करते हो कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहता है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 2 लाख भी है, 2,50,000 भी है, तो 2 लाख के क्वेश्चन करने के लिए बोला जाता है। बट इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे लॉ होता है, लॉ मान के चलना पड़ता है हर इंसान को। ठीक है, अलग अलग लॉ होता है। ठीक है, जैसे रास्ते पे चलने का भी लॉ होता है ना, कि भाई इधर से गाड़ी जाएगा, इधर से गाड़ी आएगा, तो हर एक चीज का एक रूल्स बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे लॉ होता है, तो वैसे ये जो इन्वेंट्रीज है इसको वैल्यू करने के लिए, मतलब अकाउंट्स का जो लॉ है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हर एक चीजों के लिए कि कैसे किस चीज का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बताया गया। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आईसीआई इशू करता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बोला गया है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर उस पे वैल्यू करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है एक चीज को बेच के हमारे पास नेट क्या बचेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये एस 2 में बताया गया है, यही वाला लाइन। ठीक है, लॉ में ये वाला लाइन बताया गया, ये हमें फॉलो करना है। तो इन्वेंट्री को कैसे फॉलो, सॉरी, वैल्यू करना पड़ेगा? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, उसमें वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन देख लेते हैं जो हमारे इस पूरे चैप्टर में काम आएगा। सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब इससे हम लोग, सेल का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये तो नॉर्मल सा बात है, अगर हम लोग कोई चीज बेचेंगे तो उसका कॉस्ट में प्रॉफिट लगा के बेचेंगे। ठीक है, अब अगर मुझे कोई बोले कि मैंने लॉस में बेच दिया, वो भी हो सकता है बिजनेस में, तब सेल्स वैल्यू कैसे निकलेगा? सेल्स वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट लेस लॉस। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा,
अब अगर मुझे प्रॉफिट निकालने बोले तो हम बोलेंगे प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, अगर लॉस निकालने बोले तो लॉस इक्वल टू बोलेंगे कॉस्ट माइनस सेल्स। इस तरीके से होगा अलग अलग, ठीक है। तो वो हम और नहीं दिखा रहे, ये मैंने दो इक्वेशन यहाँ पर बता दी। फिर नेक्स्ट हमें प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी बताया प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट बाय कॉस्ट इंटू 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पर भी काम आ सकता है, अकाउंट्स में आ सकता है, ठीक है। आगे जाके कॉस्ट वगैरह पढ़ोगे इंटर में तो वहां भी काम आएगा। हर एक जगह पे ये काम आता है, अभी भी काम आएगा, इंटर का क्या अभी भी काम आने वाला है, कॉलेज में भी काम आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर हो गया प्रॉफिट बाय सेल्स। तो अगर हमें बोले कि सेल्स के ऊपर प्रॉफिट कितना है, तो हमें निकालना है प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। अगर पूछा जाए कि कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट इंटू 100। मतलब सीधा सा बात है, एक चीज का कॉस्ट है 10 रुपया, उसको हम लोगों ने 2 रुपए प्रॉफिट पे 12 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि बेचने पे कितना प्रॉफिट है, तो 2 रुपया। और कॉस्ट यानी खरीदा 10 रुपए का एक पेन खरीदा, 2 रुपए प्रॉफिट लगा के 12 रुपए में बेच दिया। तो अगर पूछा जाए बेचने पे कितना प्रॉफिट, 2 रुपया, खरीदने पे कितना प्रॉफिट, 2 रुपया, प्रॉफिट का अमाउंट वही सेम है लेकिन परसेंटेज चेंज हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि खरीदने के ऊपर कितना, तो 2/12। और अगर पूछा जाए बेच जो सॉरी बेचने के ऊपर कितना, तो 2/12। और खरीदने के ऊपर कितना, तो 2/10, ठीक है। तो ये इंटू 100 करने से जितना आएगा उतना हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20%, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 16 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जैसा पूछेगा कि हमें प्रॉफिट किस बेसिस पे बताना है, अगर कॉस्ट बेसिस पे बताना है तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट, सिंपल, ये याद रखना है। और अगर सेल्स बेसिस पे बताना है, मतलब आउट ऑफ सेल्स आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आउट ऑफ तो ऐसे 100 आउट ऑफ कितना मिला, तो 100 नीचे जाता है, ऊपर बाकी डेटा। तो यहाँ पर अगर आउट ऑफ कॉस्ट कितना प्रॉफिट है, आउट ऑफ सेल्स कितना प्रॉफिट है, तो नीचे कॉस्ट या सेल्स ये लिखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो जब क्वेश्चन में क्लियरली हमें बता देगा कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है कि प्रॉफिट ऑन सेल्स है, लेकिन क्वेश्चन अगर सिर्फ बता देता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, जैसे ये सब भी परसेंटेज ही है, हमें बता दिया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बता दिया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ना तो ये बताया ऑन कॉस्ट है, ना तो ये बताया ऑन सेल्स है, तब हमें उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर लिखेंगे इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन बट it is not mentioned that whether it is on cost or on sale, ये कॉस्ट पे की सेल है, then we should take it on, ठीक है। तो अगर हमें ऑन कॉस्ट या ऑन सेल ये मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हमें हमेशा इसे ऑन सेल मान के चलना पड़ेगा, ठीक है, इस चैप्टर में। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मेथड ऑफ, ठीक है, ये लिखना है, ठीक है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, ठीक है, दो मेथड होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट है,
इसको शॉर्ट में बोलते हैं फीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। अच्छा, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। हमारे एग्जाम में इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मतलब ये आने का चांसेस ना के बराबर है अगर देखा जाए तो। ये इसी से क्वेश्चन पूछता है, बाकी करेंगे हम लोग सभी, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये वाला है, ठीक है, ये टॉपिक हमें समझना है, इसी से ही हमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाए। अच्छा, अब ये जो वैल्यूएशन है गुड्स का, ठीक है, सॉरी स्टॉक का, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। यहाँ तो रूल्स रेगुलेशन देखा हुआ है कि हमें स्टॉक का वैल्यूएशन पढ़ना है, तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों तरीके का स्टॉक का वैल्यूएशन पढ़ना पड़ेगा। एक समझने का मतलब दूसरा आंसर हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मुझे किसी साल का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता चल गया तो नेक्स्ट ईयर वही मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। अब कैसे वैल्यू करना है, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। अब यहाँ मैंने कुछ इक्वेशन दिया जो कि नॉर्मल है। सेल्स का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट में बेच रहे हैं, अगर लॉस में बेच रहे हैं तो कॉस्ट लेस लॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल्स, ठीक है, ये कैसे निकाला जाता है वो मैंने बताया। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है, ये वाला परसेंटेज चाहो तो यहाँ ऐड कर सकते हैं कि ऑन सेल या ऑन कॉस्ट, ये बात मिसिंग है, देन हमें एजम्पशन लेना है ऑन सेल्स। फिर मैंने दो मेथड बताया, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड नॉन हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में चार मेथड्स है और नॉन हिस्टोरिकल में एक, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ से हम एक चीज बताना चाहेंगे, ये जो हमारा मैट है यहाँ से, कि यहाँ पर अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, थोड़ा सा ये बता देता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसका कितना तरीके का स्टॉक हो सकता है, और अगर कोई ट्रेडर है तो उसका कितने तरीके का स्टॉक हो सकता है। ट्रेडर और मैन्युफैक्चर में डिफरेंस ये है, मैन्युफैक्चरर जो है खुद गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचता है, जबकि ट्रेडर का मतलब है जो किसी और से गुड्स परचेस करके फिर किसी और को बेच देता है, ठीक है। जैसे सिंपल सा बात है, एक कपड़ा दुकान है, ठीक है, कपड़ा बेचता है, ठीक है, तो मान लो शर्ट बेचता है, या फिर काफी सारे चीज जो होते हैं ना, मल्टीपर्पज चीज जो बेचते हैं, तो वो किसी कहीं जगह से जाके खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, होलसेल मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, फिर रिटेल में बेच देते हैं, तो वो ट्रेडर हो जाते हैं, ठीक है। या फिर ग्रोसरी शॉप जो भी देखोगे वो सब ट्रेडिंग करते हैं, ग्रोसरी शॉप वाले वो थोड़ी ना अपना कोई उनका फैक्ट्री होता है जहां पर बिस्किट का प्रोडक्शन करे, नहीं, वो कोई ना कोई कंपनी का बिस्किट ले लेते हैं, जैसे बिस फार्म का ले सकते हैं, ब्रिटानिया का ले सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं फिर बेच देते हैं मार्केट में, तो वो ट्रेडर हो गए। लेकिन जो जो भी ये, क्योंकि कोई ना कोई तो वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो प्रोड्यूस करता है वो मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है। तो अगर कोई ट्रेडर है तो उसका स्टॉक क्या होगा, वो ट्रेडेड गुड्स, जो गुड्स वो बेचता है, जैसे वो बिस्किट बेचता है तो बिस्किट, कपड़ा बेचता है तो कपड़ा, ठीक है, मेडिसिन बेचता है तो मेडिसिन, जैसे जो लोग मेडिसिन शॉप है जिनका, तो ऐसा थोड़ी है कि वो मेडिसिन बना के बेचते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो सब क्या हो गया, ट्रेडिंग। लेकिन कोई मैन्युफैक्चरर है, मतलब गुड्स प्रोड्यूस करता है फिर उसे बेचता है। अब गुड्स प्रोड्यूस करके जो है रिटेलर को भी बेच देता है, कंज्यूमर को भी बेच सकता है, ठीक है। तो उनके लिए स्टॉक क्या क्या होगा, रॉ मटेरियल, क्योंकि अगर कोई गुड्स बना के बेचेगा तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल का जरूरत होगा। जैसे अगर कोई बिस्किट बनाएगा तो बिस्किट बनाने का जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो उसके लिए रॉ मटेरियल, कोई मेडिसिन बनाता है, कोई कॉस्मेटिक्स बनाता है, ठीक है, तो वो सारी चीज उसके लिए क्या हो जाएंगे, रॉ मटेरियल। फिर वर्क इन प्रोग्रेस भी रॉ मटेरियल उसका स्टॉक होगा, क्योंकि उसको तो वो रॉ मटेरियल स्टॉक करके रखना पड़ेगा। जैसे बिस्किट बनाएगा, मान लेते हैं आटे का बिस्किट बनाएगा, तो आटा को तो उसे स्टॉक करके रखना पड़ेगा, तो वो उसका स्टॉक हो सकता है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब बिस्किट बनाने का काम स्टार्ट किया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ईयर एंड आने पे साल जो भी काम स्टार्ट किया था वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जैसे ये सब पेरिशेबल गुड्स है तो कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज तो लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा एग्जांपल बदल देते हैं, जैसे मानते हैं कि कोई लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो लैपटॉप बनाती है, ठीक है, तो लैपटॉप का रॉ मटेरियल क्या होगा, लैपटॉप के बॉडी में जो भी प्लास्टिक वगैरह यूज होता है, कीबोर्ड वगैरह, ये सब अलग 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 जो है, ये हो गया
पूरा रॉ मटेरियल्स, ठीक है। अब लैपटॉप को तो बनाने में असेंबल करना पड़ेगा, ठीक है, उसको जो है असेंबल करने के लिए जो है काम करना पड़ेगा। तो जरूरी थोड़ी है कि ईयर एंड होने पे सारे लैपटॉप बन के रेडी हो सकता है किसी लैपटॉप का डिस्प्ले ना लगा हो, किसी का कीबोर्ड नहीं रेडी हुआ हो सकता है, ठीक है। तो वो जो आधा अधूरे कंडीशन में उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये भी स्टॉक है। तो एक मैन्युफैक्चरर के पास क्या क्या स्टॉक हो सकता है, जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उस रॉ मटेरियल का स्टॉक, जो प्रोडक्ट उसका बना के बेचने का बात है उसमें जो आधा अधूरा बन के रेडी है उसका स्टॉक हो सकता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है कि भाई लैपटॉप बन के रेडी हो गया, ठीक है। और स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो सकता है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स का मतलब, स्टोर्स का मतलब वही रॉ मटेरियल जो स्टोर करके रख रहा है, स्पेयर्स का मतलब इक्विपमेंट में लगने लगने वाला छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि ये लैपटॉप का जो असेंबलिंग का काम होता है तो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स का तो जरूरत होता है ना, जिससे वो लोग लैपटॉप को असेंबल करते हैं, टाइट करते हैं, स्क्रू वगैरह लगाते हैं, तो ये स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, उसका स्टॉक। पैकिंग मटेरियल, अब लैपटॉप बेचने के लिए लैपटॉप को तो कोई आएगा खरीदने तो उसके हाथ में ऐसे तो नहीं पकड़ा सकते ना, तो उसका एक अच्छा पैकिंग होना चाहिए। जैसे ऑनलाइन में भी अगर ऑर्डर करोगे तो उसका एक अच्छा पैकिंग होता है ताकि वो सेफली कस्टमर तक पहुंच जाए। तो पैकिंग का जो भी मटेरियल होगा वो रखना, वो भी उसका स्टॉक हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए ये इतने तरीके का स्टॉक हो सकता है, जबकि ट्रेडर के लिए बस एक ही स्टॉक होता है, उसका ट्रेडिंग गुड्स होता है, ठीक है। जो ट्रेडिंग अकाउंट में तुम लोग लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ये भी हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, तो वहां पर ये चीज मैंने पढ़ाया था कि क्या क्या स्टॉक हो सकता है, WIP हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, अगर याद आ रहा है तो ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर किए थे। WIP, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, हाँ स्टोर स्पेयर्स वाला वहां पर अलग से नहीं बोला गया था, बाकी स्टोर स्पेयर्स रिलेटेड विद रॉ मटेरियल ही हो जाएगा। हाँ स्पेयर पार्ट्स का बोल सकते हैं कि इक्विपमेंट में लगने वाला छोटा छोटा पार्ट्स और पैकिंग मटेरियल वगैरह, ये सब जो है जो मैन्युफैक्चरर है उनका स्टॉक हो सकता है, ठीक है, मतलब उनका स्टॉक होगा। और ट्रेडर के लिए सिर्फ उसका ट्रेडेड गुड्स, मतलब जो गुड्स वो बेचता है वही उसका स्टॉक होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। 1/4 2024, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया 31 मार्च 2025, ठीक है। ये पूरा एक ईयर दिखा दिया मैंने। अच्छा, अब ईयर के स्टार्टिंग में अगर हमारे पास कोई ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, प्लस हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर और भी स्टॉक परचेस किया, ठीक है, कर सकते हैं, हम ट्रेडर के हिसाब से बोल रहे हैं ये चीज, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है और जो है हम लोगों ने और भी कुछ स्टॉक परचेस किया। अब स्टॉक परचेस करने के लिए हमारा कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इसका पूरा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया था जब हम लोग फाइनल अकाउंट सीख रहे थे, फिर भी हम एक बार यहाँ पर बता देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो हमारे ट्रेडेड गुड्स को, जो गुड्स हम लोग बेचते हैं उसको सप्लायर से अपने गोडाउन तक, मतलब सेलिंग कंडीशन तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा करना पड़ेगा। जैसे सप्लायर से गुड्स लेके आ रहे हैं, जैसे हम लोग लैपटॉप बेचते हैं, बनाते नहीं, बना के नहीं बेचते हैं, खरीद के लेके आते हैं अलग अलग कंपनी से, फिर उसे अपने शॉप में रख के बेचते हैं। तो अब लैपटॉप लेके आने के लिए जो भी खर्चा होगा, जैसे लैपटॉप को जो है जैसे भी करके लाया गया हो, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, पैकिंग का खर्चा होगा, जो भी खर्चा होगा, वो सब होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने वाला हर एक एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों मिलके क्या होता है, ये दोनों जो मिलके है ओपनिंग स्टॉक प्लस ये मिलके हो जाता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, मेरे पास पहले इतना स्टॉक था, मैंने इतना खरीद लिया, तो इतना स्टॉक मेरे पास बेचने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब मुझे अगर क्लोजिंग स्टॉक पता करना है तो मुझे इससे क्या माइनस करने से क्लोजिंग स्टॉक पता चलेगा, इससे हम क्या माइनस करें कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाए। फाइनल अकाउंट्स में भी कर चुके हैं। मेरे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है बेचने के लिए और मैंने कुछ स्टॉक बेच दिया, तो फिर मेरे पास इतना स्टॉक बचा हुआ है, तो क्या माइनस करने से पता चलेगा। सेल्स। अच्छा, सेल्स लिखते हैं, बट ये गलत है आंसर, मतलब क्यों गलत है वो बता देते हैं, लेकिन ये
थोड़ा सा याद रखना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग इस पे ट्रेडिंग जो फाइनल अकाउंट्स किए थे तब भी हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद क्योंकि इन्वेंट्री कर रहे थे, तो मुझे लगता है थोड़ा याद होने से बेटर होता। चलो तो हम बता देते फिर से। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये एक गोडाउन है। मैम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स, सही। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, ये सेल होगा तो गलत हो जाएगा। इस चैप्टर में यही समझना है, क्योंकि मुझे तो क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। तो मुझे कॉस्ट, ये लैंग्वेज कॉस्ट का जो प्रायोरिटी है वो समझ में आना चाहिए। अगर हम लोग नॉर्मल लोगों की तरह सेल्स बोलेंगे तो फिर वो तो गलत होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करने से क्लोजिंग स्टॉक आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। चलो याद है ये, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा जो हम बताना चाह रहे हैं। मान लेते हैं ये गोडाउन है, ठीक है। अब गोडाउन में मान लेते हैं हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में कुछ ये मान लेते हैं 3 गुड्स है। ये 3 नहीं, 5 बना लेते हैं, ठीक है। ये 5 जो है स्टॉक है मेरे पास, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक, ऐसे मैंने लिख दिया। ड्रॉ से तो समझ में नहीं आएगा। और ये ओपनिंग स्टॉक कितना करके है, तो ये 5 यूनिट है। 5 यूनिट एट द रेट ऑफ मान लेते हैं 10 करके है। तो मेरे पास 50 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे किसी कलर को ले लेते हैं और यहाँ पर हम बना देते हैं 10 यूनिट्स। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया परचेज। ये इतना हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया। परचेज कितना किया है, 10 यूनिट किया है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी एक रैंडमली वैल्यू ले लेते हैं, एट द रेट ऑफ 12 करके किया है, तो ये हो जाएगा ₹120 का हम लोगों ने स्टॉक परचेस किया है, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारा क्या कहलाता है, ये दोनों ही हमारा कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। कॉस्ट यानी जो पैसा लगा के हम लोगों ने चीज खरीदा, इसको हिंदी में बेसिकली लागत बोलते हैं। जो लगा के खरीदा मतलब लगाना कितना पड़ा बिजनेस में, अभी तक 50 रुपए और इधर ₹120 हम लोग लगा के बैठे। अब सेल भी तो करेंगे, बिजनेस स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली सेल तो करना है ना। स्टॉक करके रखने के लिए तो हम लोग नहीं बिजनेस करेंगे, तो हमें बेचना है, तो हम लोग बेचना स्टार्ट करते हैं। और जब बेचना स्टार्ट किया तो हम लोगों ने स्टॉक बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओपनिंग स्टॉक का 3 ही पड़ा हुआ है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक का मान लेते हैं यहाँ पर हमारे सॉरी परचेज से हमारे यहाँ पर 6 यूनिट पड़े हुए, ठीक है। तो अगर 6 यूनिट पड़ा हुआ है, बाकी हम लोगों ने कर दिया सेल, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि सेल कितना हुआ है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक से कितना सेल हो गया, तो इसका मतलब ये रेड दो ऐसे जो जो प्रोडक्ट है ये सेल हो गया। अब ये कितना करके सेल हुआ है, सपोज कि ये मान लेते हैं 10 रुपए का चीज है, तो ये मान लेते हैं 11 रुपीज करके सेल हुआ है। तो सेल वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 यूनिट 11 रुपीज करके 22 रुपीज का सेल हुआ है। तो प्रॉफिट कितना है ये सेल पे, प्रॉफिट है 1 यूनिट पे 1 रुपया, एट द रेट 1 करके। एट द रेट का मतलब 1 यूनिट ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो येलो कलर वाला स्टॉक था वो हमारे पास 6 पड़ा हुआ है। 10 था तो कितना बेच दिया हम लोगों ने, 4 बेच दिया, ठीक है। अब ये हम लोग 12 रुपए करके खरीदे थे, मान लेते इसको हम लोगों ने एट द रेट ऑफ 14 करके बेच दिया। तो कितने रुपए का बेचा, 4 into 14, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 56 रुपीज का बेचा, ठीक है। तो टोटल सेल वैल्यू कितना हुआ, ये थोड़ा सा इधर हटा के लिखेंगे, 22। और प्रॉफिट ऐड करें, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट कितना हो गया, ये 14 में बेचा 12 रुपए का चीज, तो प्रॉफिट एट द रेट कितना करके हो रहा है, 2 रुपीज करके, है ना। तो टोटल सेल वैल्यू कितना निकल के आता है, टोटल सेल वैल्यू निकल के आता है 6 + 2 8, 5 + 2 6, सॉरी 7, 5 + 2 7 होगा, 78 रुपीज का सेल हुआ, ठीक है। अच्छा, अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ अगर पता करना हो, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 1 यूनिट पे 1 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। 2 यूनिट बेचा तो 2 into 1 टोटल प्रॉफिट। और ये जो है कितना यूनिट बेचा हम लोगों ने, 4 यूनिट 2 रुपए करके, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो गया 8, यानी 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, अब ये मेरा क्या है, जो गुड्स मैंने बेचा, इसका कलर इतने देर तक जब रेडी लिया तो रेडी कर देते हैं। अब देखो हम लोगों ने 78 रुपीज का चीज बेच के 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है।
68। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 68, ठीक है। 78 माइनस 10 ये बन जाएगा हम लोग का 68 रुपीज का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है गोडाउन में, ये जो 3 और ये 6 यूनिट पड़ा हुआ है, इसका कॉस्ट कितना है? ये 3 यूनिट का कॉस्ट कितना है? 3 यूनिट एट द रेट ऑफ कितना करके लिखना चाहिए, और ये 6 यूनिट एट द रेट ऑफ कितना करके लिखना चाहिए? तो थ्री गोडाउन में जो यूनिट 10। सही है, और ये वाला 6 यूनिट एट द रेट 12। 12, और ये हो गया हमारा 10 रुपीज करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 72, ठीक है। तो टोटल हमारे पास अभी जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो कितने का है? 30 प्लस 72, मतलब 102 रुपीज का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग इसका टोटल लगाए तो हमारे गोडाउन में टोटल कितने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है? टोटल 30 प्लस 72 यानी कि 102 रुपीज का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूले के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? फॉर्मूले के हिसाब से बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक, तो ये सभी रुपीज में आएगा, मतलब वैल्यू ओपनिंग स्टॉक यानी 50 रुपीज लेंगे, प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। इस क्वेश्चन में मैंने कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिया, तो 120 माइनस अगर करते थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि 68 है, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? मेरा आंसर कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए 102 आना चाहिए, जो कि मेरा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। ये बचा हुआ है, तो अब देखते हैं कि इसमें 102 आता है कि नहीं। तो हम पर कैलकुलेटर ओपन करते हैं। 50 प्लस 120 माइनस 68, तो ये हो गया 100 आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसीलिए इस तरीके से वर्क करेगा। तो सिंपल सा बात है, मेरे गोडाउन में इतने इतने रुपए का स्टॉक था, मैंने इतना बेच दिया, ठीक है। तो मैंने कितने रुपए का स्टॉक बेचा? तो मैंने 68 रुपीज का स्टॉक बेचा। कितने में बेचा? तो 78 में बेचा। तो फिर कितना प्रॉफिट कमाया? 10 रुपीज प्रॉफिट कमाया, ठीक है। ये कैलकुलेट होके आ गया। तो हमें यही चीज को यहाँ पर समझना है, लेकिन इतना सिंपल नहीं रहेगा। इतना हम बोल सकते हैं इसमें नॉर्मल स्टॉक, एबनॉर्मल स्टॉक, काफी सारा चीज आएगा, लेकिन मेन जो बात है वो यही वाला है, ठीक है। इसी को जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट करके दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट फॉर्मेट में करना पड़ेगा, लेजर से हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर भी हमें यहाँ पर बता देते हैं, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 50, टू परचेज हो जाएगा 120, बाई सेल्स हो जाएगा 78, 78 का सेल हुआ है, ठीक है। बाई क्लोजिंग स्टॉक ये बन जाएगा 102, और टू ग्रॉस प्रॉफिट ये हो जाएगा 10 रुपीज। तो नॉर्मली क्या होता है, हमें क्वेश्चन में कोई भी जो है डेटा गिवन होता है, मतलब नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक परचेज, इसमें से या तो कुछ एक मिसिंग रहेगा, कुछ एक निकालना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि कभी हमें जीपी निकालना पड़ा, तो ये सब डेटा गिवन होता है, फाइनल अकाउंट्स में जीपी निकाल लिया। सिंगल एंट्री करते हैं तो कुछ भी मिसिंग हो सकता है, कुछ भी निकालने के लिए दे सकता है। ओपनिंग स्टॉक हो ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ परचेज होना चाहिए। अब ड्यूरिंग द ईयर परचेज भी ऐसा जरूरी नहीं है, अगर ओपनिंग स्टॉक जो है उसी से बेचना है तो फिर परचेज नहीं भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली मैक्सिमम सभी क्वेश्चन में देखा जाता है कि परचेज तो है ही है, ठीक है। तो 180 जो भी हो, तो ये हम लोग का इस तरीके से लेजर फॉर्मेट में बनता है, जबकि लेजर फॉर्मेट में हमें यहाँ पर करना नहीं है, हमें यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन का आंसर देना। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट लिखवा रहे हैं, जो फॉर्मेट फॉलो करके हमें क्वेश्चन करना है। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे? अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गया। यहाँ पर जब मैंने पूछा कि ये वैल्यूएशन ये 10 करके होगा, ये 12 करके होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का रूल्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो ये जो है ये 10 और ये 12 ये कॉस्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट है। और इसी का एनआरवी कितना है? ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें एनआरवी कितना है? अगर ये प्रोडक्ट को हमें बेचना है तो वो कितने में बिकेगा? ये रेड वाला कितने में बिकेगा और ये पीले वाले कितने में बिकेंगे? 10 रुपीज। 10 रुपीज। 10 में खरीदा 10 में ही बेच देंगे।
यहाँ तो सेल प्राइस मैंने डिफाइन किया है। तो अगर ये बेचना है मार्केट में तो हमें पता है ये रेड वाला 11 रुपीज में बिकेगा और ये जो पीले वाले हैं ये 14 रुपीज में बिकेंगे। तो हमें अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है? कॉस्ट और एनआरवी विचेबल इज नॉट कॉस्ट, मतलब हम लोगों ने जितने में खरीदा था, तो ये पीले वाले 12 रुपए में खरीदे थे, इसे अगर बेचना चाहे तो 14 रुपए में बिकेगा, जो कि मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो इन दोनों में लोअर कौन है? 12 रुपीज, तो इसका वैल्यूएशन 12 में होगा। बाई चांस अगर ये 12 से कम में बिकता, मान लेते हैं कि ये 11 रुपीज, जैसे कि आ जाएगा क्वेश्चन में भी, 11 रुपीज में अगर हमें ये बेचने पड़ते, या फिर मतलब बेचने पड़ते इन द सेंस ये लॉस होगा ना, तो अगर हमें 12 रुपए का चीज 11 रुपए में बेचना पड़े तो लॉस है। लेकिन बाई चांस अगर हमें ऐसा करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारा रीजन हो सकता है कि हमें इस तरीके से लॉस में बेचना पड़े, तो हमें इसको इसका स्टॉक का वैल्यू किसमें करना पड़ेगा? 11 और 12 में जो लोअर होगा उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली फॉलो करना है। ये डायरेक्टली जो है 10 और 12 जो है लिख तो दिया, क्योंकि इसमें ये सेटिस्फाई कर गया, बिकॉज इसका एनआरवी वैल्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है। लेकिन हमें हमेशा देख लेना है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी का मतलब अभी बोला था नेट रियलाइज्ड वैल्यू, जो बेच के हमें पैसा मिलता है। तो इसका एग्जांपल में बेचने वाला वैल्यू तो 11 और 14 था, तो उससे हमें कंपेयर करना चाहिए। अच्छा, पर्टिकुलर्स। नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, ब्रैकेट में नेट परचेस। नेट का मतलब अगर कोई रिटर्न वगैरह है तो वो सब एडजस्ट करने के बाद, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। टोटल अवेलेबल स्टॉक। तो ये तो मैंने पहले भी बताया, देखो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स के आगे टोटल लिख दो, बात तो बराबर है। टोटल लिखो या ना लिखो, टोटल ही होता है। टोटल अवेलेबल स्टॉक या टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इससे हमें क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर लिखा था हम लोगों ने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर माइनस करेंगे, यहाँ पर भी जो किया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे पता चलेगा कितना है? तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो कैसे पता चलेगा? सेल से प्रॉफिट को लेस करने से। जैसे यहाँ पर पता चला सेल वैल्यू से प्रॉफिट को लेस करना, और अगर लॉस है तो फिर लॉस को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स। सेल्स हमें कौन सा लेना है? नेट वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब है अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो वो एडजस्ट करने के बाद सेल से हमें यहाँ पर प्रॉफिट लेस करना है। तो सेल से प्रॉफिट लेस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट कितना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने प्रॉफिट में ही गुड्स को बेचा। अगर हम लोगों ने लॉस में बेचा तो मुझे कॉस्ट पता करने के लिए लॉस को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, मैंने एक चीज 10 रुपए में परचेज किया और उसे बेचा 8 रुपए में, ठीक है। तो इसमें मैंने लॉस कितना कमाया? 2 रुपए का लॉस कमाया, ठीक है। तो अगर कोई मुझे पूछे कि मैंने 8 रुपए में बेच के 2 रुपए का लॉस कमाया, ठीक है, तो मैंने ये गुड्स कितने में खरीदा था? तो ऑब्वियसली 8 + 2 10 रुपीज में खरीदा था। तो 8 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, ठीक है। और ये क्या हो गया? लॉस। तो सेलिंग प्राइस के साथ अगर लॉस ऐड करेंगे तभी जाके हमें कॉस्ट पता चलेगा, इनकेस हमारा सेल अगर लॉस में हुआ है तो, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक ही सिचुएशन होगा कोई एक प्रोडक्ट के लिए, या तो वो प्रॉफिट में बिका होगा या तो लॉस में। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल COGS, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स। फिर यहाँ पर लिखेंगे, ये टोटल बन जाएगा। अब ये टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, और उससे ये ए नाम दे दिया, ये टोटल COGS, इसको हम नाम दे देते हैं बी, ठीक है। और A - B करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। A - B, क्लोजिंग स्टॉक।
तो अभी तक हम लोगों ने वही लिखा है, ए माइनस बी, यहाँ पर भी वही लिखा है। ये मैंने मान लिया ये पूरा ए है और ये मैंने बी मान लिया, तो ए माइनस बी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो सीओजीएस कैसे आता है, सेल्स से अगर हम लोग प्रॉफिट को लेस कर दे आ जाएगा, अगर प्रॉफिट में चीज बिकता है और अगर लॉस में बिकता है तो लॉस को ऐड करेंगे तो आए। अच्छा, अब ये नॉर्मल एबनॉर्मल का जो कॉलम बना हुआ है इसका रीजन क्या है? नॉर्मल और एबनॉर्मल का कॉलम बना है, इसका रीजन ये है कि हम लोगों का हर एक स्टॉक जो है वो नॉर्मल हो ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मल स्टॉक का मतलब है जिस स्टॉक को हम लोग जितना भी चाहे थे बेचेंगे, जितना प्रॉफिट कमा के उतने में ही बेच दिया। कभी कभार हमारा स्टॉक ऐसा भी हो जाता है, ऐसे कंडीशन में चला जाता है कि हमें उसको बेचना प्रॉफिट में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि प्रॉफिट ना मिले, कम से कम कॉस्ट तो निकाल ले। जैसे मैंने एक 10 रुपए का पेन खरीदा, ठीक है, तो हम वो पेन 10 रुपए में पेन खरीदते 12 रुपए में बेच देते, ठीक है। लेकिन कुछ पेन का हालत ऐसा है, ठीक है, कुछ पेन खराब हो गया, हालत ऐसा है कि वो 10 रुपए में तो बिकेगा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा कि उसे अगर हम थोड़ा सा मतलब 12 रुपए में तो नहीं बिकेगा, उसे अगर हम चाहे तो 10 रुपए में बेच सकते हैं। अगर कोई खरीदे तो अच्छा है, ऐसा हम सोच रहे हैं, या फिर उससे भी कम यानी लॉस में बेच देंगे, जो भी निकले निकल जाए, ठीक है। तो कुछ तो निकल जाए, मतलब कुछ डिफेक्टिव गुड्स होता है ना, बेसिकली डिफेक्टिव गुड्स। तो डिफेक्टिव गुड्स जो निकल जाते हैं वो हमारे एबनॉर्मल कहलाते हैं, या फिर उसे बोला जाता है पोर सेलिंग लाइन आइटम, ठीक है। जो डिफेक्टिव गुड्स है उसे हम लोग बोलते हैं पोर सेलिंग लाइन आइटम, या फिर हम लोग बोलते हैं कि जो है एबनॉर्मल आइटम। अब एबनॉर्मल आइटम पे जो प्रॉफिट या लॉस, नॉर्मली उस पे लॉस ही कमाते हैं, फिर भी हम इसमें एक्सप्लेनेशन देंगे। तो नॉर्मल आइटम जैसे बेच सकते हैं, एबनॉर्मल आइटम को उस तरीके से बेच नहीं सकते, ठीक है। उसमें नॉर्मली लॉस होने का चांसेस ही ज्यादा होता है। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज कि हम लोगों ने 10 रुपए का एक स्टॉक खरीदा, ठीक है, पेन ही मान लो, ठीक है। फिर आ, उसे हम लोग, या फिर ऐसे मान लेते हैं कि फ्रूट सेलर है हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक जो है ऑरेंज हम 10 रुपए का बेचते हैं, ठीक है, एक ऑरेंज जो है हम 10 रुपए का बेचते हैं, सॉरी खरीदते हैं, ठीक है। इस पे 2 रुपए प्रॉफिट लगा के हम इसे 12 रुपए में बेचते हैं। लेकिन ऑरेंज थोड़ा सा जो है खराब हो गया, मतलब नॉर्मली जैसे डे बाय डे जो है स्टॉक रह जाता है तो उसका फ्रेशनेस खराब हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो ऑरेंज है वो फ्रेश नहीं होगा, तो जो फ्रेश ऑरेंज है वो जितने में बेचेंगे, जो फ्रेश नहीं है उसको भी उतने में बेचेंगे, तो कौन खरीदेगा। तो जो थोड़ा सा मतलब पुराना हो गया है उसको हम सोच रहे हैं कि थोड़ा कम में बेचते, तो हम सोच रहे हैं 11 रुपीज में बेचते, तो देख रहे हैं नहीं बिक रहा है, फिर मुझे लग रहा है कि ये तो पूरा खराब ही हो जाएगा, चलो कॉस्ट में ही बेच देते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। या फिर मुझे ऐसा भी करना पड़ा कि भाई कोई नहीं ले रहा है, तो इतना सारा ऑरेंज पड़ा हुआ है जो कि थोड़ा पुराना हो गया है, तो हम इसे 8 रुपए में बेच देते हैं, ऐसा मैंने सोचा, ठीक है। कि हम क्या करेंगे, अपने स्टॉक को कम से कम कुछ तो निकल जाए, 8 रुपए में इसको निकालने का सोच रहे हैं कि भाई कम से कम 8 रुपए करके बेच देंगे, 8 रुपए फीस, तो कोई ले जाए तो अच्छा है। तो हम लोगों ने अपने स्टॉक को कितने से कम कर दिया, देखो हम लोगों का स्टॉक कितने रुपए का खरीदा गया था, 10 रुपए का, उस पे हम लोग 2 रुपए प्रॉफिट लगा के बेचते हैं। अब वही 10 रुपए का स्टॉक हम लोगों ने वैल्यू कम करके 8 रुपए का कर दिया, ठीक है। सोच रहे हैं कि 8 रुपए में अगर बिक जाए तो अच्छा, ठीक है। अब जब कोई खरीदने आया, मान लो कि कोई खरीदने आया, तो मैंने पहले उसे बोला कि ये ना 9 रुपए का है, ये एक पीस 9 रुपए का है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, मुझे मुझे पसंद है, हम 9 रुपए में लेके चले जाएंगे। तो मैंने अपने स्टॉक का वैल्यू 10 से राइट ऑफ करके, इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना, मैंने इसे राइट ऑफ करके 8 रुपए में कर दिया। तो 2 रुपए में राइट ऑफ करा था ये सोच के कि ये हम 8 रुपए में बेचेंगे। तो अब अगर कंपेयर किया जाए तो मेरा ऑरेंज का कॉस्ट है 10 रुपीज, ठीक है, लेकिन एनआरबी कितना हो गया 8 रुपीज, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये 8 रुपए में बिकेगा, इससे ज्यादा में नहीं बिकेगा, ठीक है। तो अब AS2 मुझे क्या बोल रहा है, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, उसमें मेरा क्लोजिंग स्टॉक को बुक करो। तो अभी तक मेरा वो ऑरेंज बिका नहीं है, हम सोचे और इसको 8 रुपए सोच के मैंने जो है आज के लिए दुकान बंद कर दिया, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग मेरा उस ऑरेंज का जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो कितना हो जाएगा 8 होगा। अब 10 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है कि कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, उसमें मुझे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना चाहिए। तो फिर मेरा कॉस्ट भले ही 10 था, क्योंकि मुझे सर्कमस्टेंसेस ऐसा था कि राइट ऑफ करना पड़ा 2 रुपीज, तो वो राइट ऑफ होके 8 रुपीज मैंने किया, और मेरे स्टॉक का वैल्यू और कॉस्ट जो है वो 8 रुपीज माना जाएगा। अब नेक्स्ट दिन जब हम बेचने गए तो कोई से 9 रुपए में लेके चला गया, तो अब ये बेच के मुझे बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और अगर हुआ तो कितना हुआ।
₹1 प्रॉफिट। 1 रुपीज प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब अगर 10 से कंपेयर करके बोल रहे हो कि 8 से कंपेयर करके बोल रहे हो? 8। 8, हाँ, क्योंकि दोनों में ही 1 आ रहा है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ऐसा ले लिया, थोड़ा चेंज करने से अच्छा होता है, इसलिए मैंने पूछ लिया। ये 8 से कंपेयर होगा, क्योंकि अब 10 से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है, वो तो दोनों कंपेयर होके 8 पे आके अटका कि भाई इसका कॉस्ट 8 है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस तरीके से चेक करना है, तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल स्टॉक, ठीक है, जिसपे हम लोग नॉर्मल तरीके का प्रॉफिट नहीं कम। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, पर ऑरेंज पे 2 रुपीज, ये हम कमाते हैं डेली का। लेकिन अगर ऐसा इश्यूज हो जाता है तो फिर उससे मुझे क्या करना पड़ता है, उसमें मेरा लॉस भी। अब 9 रुपए में वो ले गया तो लॉस हुआ, ठीक है, लेकिन अगर वो और भी बार्गेन करके बोलता नहीं भाई 7 रुपए में लेके जाएंगे, तो मेरा लॉस हो सकता था। जहां 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ वहां लॉस हो सकता था, या फिर हो सकता है वो 8 में ही लेके गया, तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 10 से कंपेयर करके अब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, वो 8 से कंपेयर करके होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि मैंने बोला हमें दो तरीके का स्टॉक कैलकुलेशन करने देगा। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन का कोई दूसरा फॉर्मूला है? नहीं नहीं, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल यही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। यही वाले फॉर्मूले में ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सीओजीएस इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस। जैसे मैथ्स में इधर उधर ट्रांसफर करते हैं तो इधर कर दिया, माइनस हो जाएगा परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक का ऐसे निकालना, लेकिन इसका भी फॉर्मेट हम लिखवा दें। यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स में, ये क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस, ठीक है। वैसे पहले सीओजीएस लिख देते हैं तो भी कुछ नहीं चला जाएगा, जैसे चाहे लिख सकते हैं, प्लस है ना तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, फिर भी हम पहले क्लोजिंग स्टॉक की लिखते हैं, तो हम वही लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस। सीओजीएस क्या वैसे ही निकलेगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले निकाला, हाँ वैसे ही निकलेगा। सेल्स का नेट वैल्यू लेस प्रॉफिट एड लॉस लेस परचेस लेस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा ओपनिंग। बस यही हमें करना है, फॉर्मूला एक ही है। दो वैल्यूएशंस के लिए किस तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे तो हमारा काम बनेगा, वही मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अब नॉर्मल एबनॉर्मल इसीलिए कॉलम बनाना जरूरी है, अगर क्वेश्चन में हुआ तो उसका जो है यूज करेंगे, अगर नहीं हुआ तो सिंपल एक ही कॉलम से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ। अब हम लोग आराम से जो है क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले करना पड़ेगा, अभी चला है। ये सब जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का है, तो ये सब हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि इससे आता भी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कर लेंगे लेकिन ये सब बाद में करेंगे। हाँ, ये 6 नंबर से कर सकते
मेसर्स एक्स वाई जेड आर इन रिटेल बिजनेस, तो ये रिटेल बिजनेस करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 का उनका कुछ रिकॉर्ड्स हमें दिया गया है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से उन्होंने गुड्स रिसीव किया सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्स। तो इस पे ट्रेड डिस्काउंट और टैक्स अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट 3%, जीएसटी 11%। तो बोलो पहले कौन सा अप्लाई होगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट लगता है कि पहले जीएसटी लगता है? ट्रेड डिस्काउंट। हम्म, क्योंकि हम लोग जीएसटी कौन से वैल्यू पे देंगे, जो हमारा परचेज प्राइस पड़ा है। एक चीज का दाम 10 रुपए है, दुकानदार हमें बोल रहा है 1 रुपए का डिस्काउंट देगा, ठीक है, तो फिर हमारा परचेज प्राइस 9 रुपए होता है। तो अगर हमें जीएसटी भरना ही है, मतलब जीएसटी जो देना पड़ेगा वो तो परचेज प्राइस पे लगता है। जब परचेज प्राइस ही मेरा 10 रुपया नहीं है तो हम 10 रुपए पे क्यों दें? क्योंकि जीएसटी कैसे लगता है, जीएसटी गुड्स के आइटम, मतलब गुड्स ये आइटम वाइज लगता है कि भाई इस तरीके का चीज हुआ तो इतना परसेंट, इतना परसेंट, ठीक है। अब जितने परसेंट का परचेस प्राइस होगा उसके ऊपर लग जाए। तो पहले डिस्काउंट फिर उसके बाद जीएसटी। फिर बोला है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इसको क्या एक्सपेंसेस बोलेंगे? ये तो परचेस प्राइस हो जाएगा। 15,75,500 लेस ट्रेड डिस्काउंट प्लस जीएसटी। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये सब टोटल जब हम लोग कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा और कुछ है नहीं, ये सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स प्राइस फॉर क्लोजिंग इन्वेंटरीज ये दिया हुआ है। ये सब टोटल करने से हमें मिल जाएगा कि जो गुड्स हम लोगों ने परचेज किया उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो पहले वो निकाल लेते हैं। हमें फाइंड आउट करने बोला है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज। तो मैंने दो मेथड बताया था, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड जिसमें था फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, इस तरीके का चीज। लेकिन नॉन हिस्टोरिकल में है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, मतलब बेसिकली हम लोग सेल प्राइस को भी तो एडजस्ट करने में जो है दिमाग लगाते हैं ना, कि सेल प्राइस से कैसे प्रॉफिट को लेस करें ताकि सीओजीएस मिल जाए। मेनली तो वही सीओजीएस मिल गया जैसे ही, वैसे ही हम लोग आराम से फॉर्मूले में पुट करके क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ कोई एबनॉर्मल स्टॉक नहीं दिया है तो इतने सारे कॉलम का हमें जरूरत नहीं है। हम लोग सिंपल तरीके से क्वेश्चन को अपने हिसाब से लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। तो हमें इन्वेंट्री का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ परचेज कॉस्ट, कि हम लोगों ने जो स्टॉक परचेज किया उसका कॉस्ट कितना है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, परचेज प्राइस है 15,75,500 लेस ट्रेड डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट लगा देना चाहिए जो कि है 3%। अब 3% कितना होता है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 47,250, ठीक है। 75,500, 75 लिया है शायद, ठीक नहीं है। 47,260, ठीक है। तो जीएसटी ये लेस कर देंगे, लेस करने से आ जाएगा 15, सॉरी जीएसटी बोल रहा है, डिस्काउंट लेस कर देंगे तो लेस करने से आ जाएगा 15,28,235, जो हम लोग का जो है नेट परचेस प्राइस, ठीक है। अब इसमें ये प्लस हमें जीएसटी देना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उस पे जो है 11% जीएसटी बोला गया है, तो फिर हमें भी 11% जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो जीएसटी ऐड होगा क्योंकि जीएसटी टैक्स है। तो हमें ये पैसा देना है जो कि
अब सेलर अपने पास रखेगा और ये जो टैक्स का पैसा भरेंगे वो सेलर गवर्नमेंट को जमा करेगा, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें नहीं करना पड़ता है। तो ये होगा, प्लस कर देते हैं। तो हम लोगों ने कितने रुपए का प्रोडक्ट खरीद लिया? 16,96,341, इतने रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जीएसटी लग गया, ठीक है। अब हमें ये निकल के क्या आ गया? अच्छा, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड करें। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन 87,500, ये भी ऐड करना पड़ेगा। 17,83,841, या तो ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। तो जो हम लोगों ने गुड्स परचेज किया उसका टोटल कॉस्ट कितने रुपए का हमारा स्टॉक पड़ गया, ठीक है। भले ही परचेज प्राइस उसका 15,28,235 रहा हो, लेकिन जीएसटी ऊपर से ये पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन मिला के इतना हो गया। अब इसमें से कौन सा स्टॉक बिक गया? बोल रहे सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, तो साल में इतने रुपए का सेल हुआ है, सेल प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, तो पूरा स्टॉक नहीं बिका है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक नहीं बिका उसका भी सेल प्राइस हमें दे दिया है। तो अगर हम लोग ये दोनों ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? मतलब सेल्स ड्यूरिंग द ईयर और सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, अगर ये हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सेल्स वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर, कि इस साल हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बेचा उसका सेल वैल्यू है, मतलब हम लोगों ने 22,45,500 रुपीज का सेल किया, ठीक है। प्लस सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है उसको अगर हम लोग बेच पाते तो उससे हमें कितना मिल जाता? 2,35,000। हम ये दोनों ऐड अगर कर देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? ऐड करते हैं, तब तक बताओ क्या मिलेगा। मतलब ये जो वैल्यू निकल के आ रहा है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैंने इतना स्टॉक खरीदा था, उसमें से इतना बेच दिया, इतना जो है मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों चीज का ही मुझे सेल्स वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों ऐड करने से मुझे क्या मिल जाएगा? मेरे पास, मैंने 12 रुपए का चीज खरीदा, उसमें से मैंने सोचा ये 12 रुपए का चीज हम 14 रुपए में बेचेंगे, ठीक है। उसमें से मैंने 9 रुपए का चीज बेच दिया, या फिर 10 रुपए का चीज बेच दिया, 4 रुपए का चीज अभी तक नहीं बेचा, तो ये 10 और सॉरी, ऐसा करने से तो हाँ होगा। तो फिर ये दोनों ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा? टोटल सेल्स। वही मिलेगा, यहाँ पर 10, 12, 14 की जगह थोड़ा बड़ा वैल्यू, टोटल सेल्स वैल्यू में। टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ परचेज स्टॉक, जो भी स्टॉक हम लोगों ने परचेज किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक था नहीं, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि जो सेल्स वैल्यू है टोटल स्टॉक का वो कुछ इतना है, ठीक है। तो क्या इन दोनों के डिफरेंस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अगर ये दोनों का डिफरेंस निकाले तो हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मेरा क्या है और ये मेरा क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकले? छोटा वाला एग्जांपल याद करो। 10 रुपए का चीज 14 रुपए में खरीदने का सोचा, यहाँ पर मैंने
10 रुपए का चीज बेचा, 4 रुपए का चीज अभी तक नहीं बेचा, तो ये 14 रुपए, तो ये 14 और 10 का डिफरेंस में क्या पता चलता है? प्रॉफिट। इसलिए प्रॉफिट, ये अगर मेरा स्टॉक का परचेज प्राइस है, ये पूरे स्टॉक का सेल प्राइस है, तो परचेज और सेल लेस करने से क्या निकलता है? प्रॉफिट निकल। तो प्रॉफिट निकल के आएगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सेल्स वैल्यू माइनस कॉस्ट। तो जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है, और जो मतलब जो प्रोडक्ट खरीदा है बेचने के लिए, तो वो अगर पूरा बिक जाता तो मेरा इतना रुपए सेल वैल्यू होता, और इतना रुपए उसका कॉस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो ये माइनस करने से कितना आएगा? 6,96,659, ये हम लोग का क्या निकल के आ गया? प्रॉफिट निकल के आ गया। अब इस प्रॉफिट का क्या जरूरत है, क्योंकि हमें स्टॉक का वैल्यू निकालने बोला है, तो ये तो स्टॉक का वैल्यू है। अब क्या ये वैल्यू हमारा आंसर होगा? नहीं, ये तो मेरा स्टॉक का सेल प्राइस है, मुझे निकालना है स्टॉक का वैल्यू। मतलब मुझे क्या निकालना है? मुझे कंपेयर करना है। ये सेल प्राइस मतलब ये एनआरवी है, कितने में मेरा ये स्टॉक बिक सकता है, लेकिन मुझे पता करना है इस स्टॉक को हम कितने में रिकॉर्ड करें, तो मुझे इसका कॉस्ट भी चाहिए। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, फिर हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो मुझे कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो मुझे अगर इस क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट निकालना है, तो मुझे इससे इसका कॉस्ट कैसे निकाले? मेरा ये क्लोजिंग स्टॉक का क्या वैल्यू दिया हुआ है? सेल्स वैल्यू। मुझे अगर इसका कॉस्ट निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए ताकि इसका कॉस्ट निकल जाए? ये अगर मेरा सेल्स प्रॉफिट। वैल्यू है प्रॉफिट, तो मुझे प्रॉफिट चाहिए। मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो हम लोग वो निकाल सकते हैं। अब प्रॉफिट हम कैसे पता करेंगे? तो ये रहा, मैंने प्रॉफिट पता किया, लेकिन ये मैंने इसका पता नहीं किया, टोटल पता कर लिया, तो इसको परसेंटेज में ट्रांसफर कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल निकाल लेंगे। ठीक है, सेल ही क्यों निकालेंगे, कॉस्ट क्यों निकालेंगे नहीं? क्योंकि अभी पता चल जाएगा, फिलहाल लिख लेते हैं सेल। तो सेल, प्रॉफिट ऑन सेल का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट आउट ऑफ सेल कितना हुआ? इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना होगा? 6,96,659 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है, कि अगर हम लोगों ने उसे 24,80,500 में अपना पूरा प्रोडक्ट को बेच दिया, तो फिर प्रॉफिट कितना होगा? इंटू 100 करके हमें चेक करना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। 28.085 है, तो हम इसे लिख सकते 28.09%। ठीक है, तो इतना मेरा प्रॉफिट ऑन सेल हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। तो इसका मतलब मेरा ये प्रोडक्ट को बेचने से मेरा प्रॉफिट इतना परसेंट होता है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक को बेचने से अगर मेरा ये सेल वैल्यू है 2,35,000, तो इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, कैसे निकालेंगे? तो अब यहाँ पर हेडिंग करेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का सेल्स वैल्यू कितना है, वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा था, 2,35,000। ठीक है, मुझे इसमें से क्या लेस करने को मिलना चाहिए था? प्रॉफिट। जैसे हम, क्योंकि सेल्स वैल्यू का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, इससे अगर हम प्रॉफिट हटा देंगे तो मुझे कॉस्ट पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है? 2,35,000 इंटू 28.09%, क्योंकि मैंने तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया है सेल के ऊपर, ये तो मेरा सेल वैल्यू ही दिया हुआ है, तो 2,35,000, इसीलिए मैंने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल निकाला। अगर कॉस्ट निकालते तो हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते थे डायरेक्टली, तो इससे बेटर है क्यों ना, मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है मुझे उसी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थिंकिंग है कि मुझे क्या निकालना चाहिए, प्रॉफिट ऑन सेल या कॉस्ट। तो जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से चलेंगे। तो 66,012 इतने रुपए का प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 168,988, 1,68,988, ये उसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे निकला? कॉस्ट में निकला। इसको अगर बेचने जाए कितने में बेच सकते हैं? 2,35,000। तो कॉस्ट और एनआरबी बीच एवर इज लोअर, ये उसका एनआरबी है, ये उसका कॉस्ट है। तो मुझे एस टू बोल रहा है कॉस्ट और एनआरबी बीच एवर इज लोअर, उसमें बुक करना चाहिए। तो फिर मेरा वैल्यू कितना होगा क्लोजिंग स्टॉक का? इन दोनों में जो कम है कौन सा वैल्यू हो जाएगा फिर? 1,68,988। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा
1,68,980, ये आंसर देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने भी सेम तरीके से ही किया हुआ है। ये यहाँ पर सेलिंग्स ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने ऐसे ऐड कर दिया, फिर ये लेस कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट या मार्जिन आ गया, ये आंसर आ गया डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग इलास्ट्रेशन 7 करते हैं। इलास्ट्रेशन 7 में क्या बोला है? बोला है कि सेल ड्यूरिंग द ईयर, बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो नॉन हिस्टोरिकल का मतलब ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड फॉलो करके हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस कैलकुलेट, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, हम लोगों ने पूरे साल में 2 लाख रुपए का सेल किया। कॉस्ट ऑफ परचेस मतलब हम लोगों ने जो गुड्स परचेज किया बेचने के लिए, उसका कॉस्ट है 2 लाख रुपीज, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक है 0। क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, और जितना स्टॉक नहीं बेच पाए जो रह गया उसका सेलिंग प्राइस है 50,000 रुपीज। तो हमें ये बताना है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू तो हमें दिया है, क्वेश्चन ने भी दिया है, ये वैल्यू है 50,000, लेकिन ये थोड़ी ना आंसर होगा, क्योंकि मुझे क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करना होता है? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। तो एनआरबी तो क्वेश्चन दिया है, मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का अगर मुझे कॉस्ट निकालना है तो इससे इसमें मुझे क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? इससे क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा? अभी किया तो अभी प्रॉफिट। प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा। इसमें से मुझे क्या लेस करना पड़ेगा? प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि प्रॉफिट ऑन सेल कितना है, क्योंकि मेरे पास सेलिंग प्रॉफिट ऑन सेल, और प्रॉफिट ऑन सेल पता करने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा? प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है कि मैंने कितने रुपए का परचेस किया, 2 लाख रुपीज का, ठीक है। और मैंने इसमें ये 2 लाख रुपीज का जो परचेस किया ये पूरा नहीं बेचा, इतना बेचा, और इतना मैंने जो है अभी तक नहीं बेचा है, ठीक है। तो ये 2 लाख रुपीज का चीज अगर पूरा बिक जाता तो उसका सेल वैल्यू कितना होता? अगर नहीं बचता, पूरा बिक जाता, तो उसका सेल वैल्यू कितना होता? क्वेश्चन ही बोल रखा है, भले ही 2 बार में बोल रखा है, बट बोल तो रखा है। अभी जो क्वेश्चन किया वो और इसमें कोई फर्क ही नहीं है। 2 लाख का चीज खरीदा था, उसमें से इतना बेचा। अब ये मत सोचो कि 2 लाख का खरीदा, 2 लाख में 2 लाख का बिक गया तो फिर तो 0 हो जाएगा। ये सेल वैल्यू है, इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड है। इतने रुपए, 2 लाख रुपए का चीज खरीदा, तो क्या उसे 2 लाख में बेचने से कभी प्रॉफिट होता है? 2 लाख और उसमें से कभी स्टॉक बचता है? कभी नहीं बचता है। 2 लाख रुपए का चीज खरीदा है, उसमें से कुछ चीज 2 लाख रुपए में बेचा है, मतलब जो उसका कॉस्ट कम होगा, उसमें प्रॉफिट लगाए तो वो 2 लाख हुआ। तो हम लोगों ने 2 लाख रुपए का चीज बेचा है, फिर और 50 लाख रुपए में बेच सकते हैं, बाकी बचा हुआ चीज और 50,000 का बिकेगा। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? अभी तो किया टोटल परचेज प्राइस, टोटल सेल प्राइस, अभी तो क्वेश्चन में किया। दिस वन एंड दिस वन, वही तो है यहाँ पर। बल्कि ये परचेज प्राइस डायरेक्टली दे रखा है, ये नहीं है। तो ये सब इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ ये डायरेक्टली दे रखा। बाकी तो सेम है क्वेश्चन, कुछ फर्क नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन आसान है। ये 2 लाख रुपए का चीज खरीदा, उसमें से हम लोगों ने जो बेचा है वो 2 लाख रुपए का बेचा है, और अभी भी 50,000 रुपए का सेल कर सकते हैं। तो जो परचेज किया 2 लाख रुपए का चीज, उसका टोटल सेल वैल्यू कितना है? टोटल परचेज 2 लाख रुपए का, सेल वैल्यू कितना है इसका? अच्छा, আমি वन একটা लैख फिफ्टी 1,50,000 কি করে হয়? এক্ষুনি তো করলাম, এক্ষুনি করলাম। সেলস ভ্যালু ডিউরিং দ্য ইয়ার, সেলস ভ্যালু অফ দ্য ক্লোজিং স্টক। আমি 2 লাখ টাকার জিনিস কিনেছি, তার মধ্যে থেকে আমি 2 লাখের বিক্রি করেছি, আর 50,000-এর বিক্রি আরো করতে পারবো, ওটা আমার ক্লোজিং স্টকে রয়ে গেছে। তাহলে এই 2 লাখের জিনিসটা আমি টোটাল কত টাকা বিক্রি করতে পারবো? আমি 2 লাখের জায়গায় 20 করে দিচ্ছি, 20 টাকায় কিছু কিনেছিলাম, ঠিক আছে, বিক্রি করার জন্য।
তো এর মধ্যে থেকে এখনো আমি আমি 20 টাকার জিনিস বিক্রি করেছি, আর এখনো 5 টাকায় বাকি জিনিস বিক্রি করতে পারবে। যতটা বিক্রি করেছি 20 টাকায় বিক্রি হয়েছে, এখন আমি 5 টাকার আরো জিনিস বিক্রি করতে পারবো। তাহলে আমার এই 20 টাকার জিনিসটা আমি টোটাল কত টাকায় বিক্রি করার কথা ভাবছি? 25 টাকা। তো এক্ষুনি যেটা করলাম সেটা এটার মধ্যে তো কোনো তফাৎই নেই। সেলস ভ্যালू ड्यूरिंग द ईयर, तो दिस इज सेल्स वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर 20 रुपीज, और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक उसका सेल वैल्यू, ठीक है, सेल वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास अब ये 20 और 20 देख के कंफ्यूज होने का कोई जरूरत ही नहीं। और ये नील जो दिख रहा है वो तो ओपनिंग स्टॉक है, इनका ओपनिंग स्टॉक कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन फुल्ली कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ही कंफ्यूज होंगे, नहीं तो क्यों होंगे। कि मेरे पास एक 20 रुपए का स्टॉक है, 20 रुपए का स्टॉक, अब इसका मतलब क्या है, मैंने टोटल 5 रुपए प्रॉफिट कमाए ना। 25 रुपए में हम पूरा स्टॉक को बेच सकते हैं, तो मैंने टोटल 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना है, 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 25 इंटू 100। तो ये करने से कितना हो जाएगा, 20%। तो बेसिकली ये जो 20 रुपीज का सेल हुआ है ना, इसमें 4 रुपए का प्रॉफिट छुपा हुआ है। 20 रुपीज के सेल में 4 कैसे, 20% लगाएंगे तो 4 रुपए होगा। मतलब यहाँ से ये जो 20 का चीज 20 दिख रहा है, एक्चुअली कितने रुपए का चीज वाली, एक्चुअली ये जो है 16 रुपीज का चीज 20 रुपीज में सोल्ड आउट हुआ, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग प्रॉफिट लगाए 1 रुपया होगा, ठीक है, तो ये 4 रुपया हो जाएगा, तो 20 रुपीज हो गया। तो इस पे प्रॉफिट लगाने से ही तो पता चलेगा, इस पे 20% प्रॉफिट लगाएंगे 1 रुपया, ठीक है। तो 5 रुपए में जो सेल होगा उसमें एक्चुअली 1 रुपया प्रॉफिट इनकर्ड है, मतलब 4 रुपए का स्टॉक मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये होगा। तो ये पहला वाला ये क्वेश्चन लेकिन बिल्कुल अलग नहीं, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि 2 लाख दिया हुआ है तो ऐसे कंफ्यूज हो जाए, लेकिन होना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल सेल्स वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ परचेस, ये पहले लिख लेते हैं 2 लाख। हम लोगों ने 2 लाख रुपए का परचेस किया। अब ये 2 लाख रुपए का पूरा स्टॉक कितने में बिक सकता है, ठीक है। तो जिसमें से कुछ बिक गया, कुछ बेचेंगे, अभी तक बेचा नहीं लेकिन बेचने वाला वैल्यू पता है। और यहाँ पर टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ द परचेज प्रोडक्ट, टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ द परचेज प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट परचेज किया उसका टोटल सेल वैल्यू कितना होगा, 2 लाख, जो कि ऑलरेडी बेच दिया है 2 लाख का सामान, और 50,000 का पड़ा हुआ है। लेकिन वो 50,000 हमें कॉस्ट में नहीं दिया है, कॉस्ट में यहाँ पर कुछ भी नहीं देगा, कॉस्ट तो निकालने के लिए देगा, कभी कॉस्ट दे ही नहीं सकता है। तो यहाँ 2,50,000, तो हमारे पास ये स्टॉक 2,50,000 का बिकेगा, लेकिन उसमें से 2 लाख का बेच दिया है हम लोगों ने, 50,000 का अभी तक सेल नहीं किया है, तो बच गया, तो क्लोजिंग स्टॉक में चला। तो अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ऑन सेल, तो अगर हम लोग जब पूरा बेच देंगे तो उसके हिसाब से हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ताकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो ओवरऑल बेसिस पे निकलता है। तो परसेंट, क्योंकि आधा आधा निकालने का तो हमारे पास कोई स्कोप है नहीं कि हम लोग ये निकाल ले कि 50,000 में कितना प्रॉफिट इनकर्ड है। उसके लिए एक ही रास्ता है इस तरीके से कि अगर ये पूरा प्रोडक्ट बिकता है तो 50,000 का प्रॉफिट होता है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 50,000 का प्रॉफिट अर्न हो जाएगा अगर हम लोग 2,50,000 में से सेल करेंगे। हम लोग सेल वैल्यू के ऊपर निकालेंगे अगेन, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो ये हो गया 20%। तो ये 20% प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 50,000 माइनस 50,000 इंटू 20%। तो क्लोजिंग स्टॉक का हमारे पास सेल प्राइस था, हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, तो 50,000 का 20% कितना होता है, तो ये हो गया 40,000। तो ये कॉस्ट हो गया, अगर ये बिकेगा तो कितने में बिकेगा, 50,000 में बिकेगा। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो आंसर क्या होगा, 40,000। 40,000 आंसर हो जाएगा हम लोग का, 40,000 कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर।
नेक्स्ट इलास्ट्रेशन 8, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो नॉर्मल एबनॉर्मल वाला बात आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बढ़ेगा, ठीक है। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the value of inventories as on 31st March 2022, inventory as on 1/4/2021। हम इसे ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि ड्रॉ करने से आसानी से समझ में आता है चीज। एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ के हम ड्रॉ करेंगे ताकि बार बार मुझे देखना भी ना पड़े। 1/4/21 में ओपनिंग स्टॉक है इनका 1,42,500। ओपनिंग स्टॉक 1,42,500 ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। फिर परचेज 7,62,500, तो पूरे साल भर में परचेज किया है इन्होंने 7,62,500। अच्छा, फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,50,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,50,000। सेलिंग एक्सपेंसेस 60,500। एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल चार्जेस, ठीक है। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो क्या हमें ये सारे डेटा चाहिए या नहीं चाहिए? हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखता है? ट्रेडिंग में दिखता है। ये सब आइटम, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग पे लग गया गलती से, ये सब आइटम कहाँ जाता है? अगर हम लोग पीएल। लेजर बना के पीएल, तो पीएल में थोड़ी ना हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, स्टॉक तो ट्रेडिंग रिलेटेड आइटम है। तो फिर ये सब हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई हमारे लिए काम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इसीलिए लिखेंगे भी नहीं क्योंकि इसका कोई जरूरत ही नहीं, ये बेकार में दिया हुआ है, हमारे किसी काम का है। सेल्स दिया है 12,45,000, वो हम लिख लेते हैं। सेल्स दिया है 12,45,000 पूरे साल भर में। ये इतना परचेज, इतना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इतना सेल्स। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2021, तो 31st March 2021 कहां पर आएगा? जस्ट इसके एक दिन पहले। मान लेते हैं कि ये वाला डेट मेरा 31st of March 2021 है, उसके बाद ही 1 अप्रैल आएगा। जस्ट एक दिन पहले का बात है कि 31st March 2021 ये सम ऑफ 17,500 वॉज रिटर्न ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर आइटम। किसी एक आइटम का वैल्यू हम लोगों ने राइट ऑफ करने का मतलब है कम कर दिया है। कितने वैल्यू से? 17,500 से, विच वॉज ओरिजिनली परचेस्ड फॉर 50,000। और बोल रहा है कि वो हम लोगों ने ओरिजिनली 50,000 से परचेज किया था, ठीक है। तो ये इंसिडेंट हम लोगों ने कब किया? इस डेट पे किया। तो इस डेट पे एक प्रोडक्ट था, एक स्टॉक था जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? ओ डॉट कॉस्ट लिख देते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट था 50,000। हम लोगों ने उसके कॉस्ट को राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करने का मतलब है कम कर दिया है 17,000 कितने से? 250 से। ये हम नहीं, क्वेश्चन खुद बता रहा है, ठीक है। तो अभी उस स्टॉक का वैल्यू हमारे लिए कितना होगा? जैसे मैंने ऑरेंज वाला एग्जांपल दिया था, जस्ट वैसा ही। तो किसी कारण से क्या होगा? बिक नहीं रहा होगा तो कर दिया कम, ठीक है। वो तो कंपनी का पॉलिसी है, हमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है क्यों इतना कम किया नहीं किया। हमें बस इतना पता है कि इसे कम कर दिया, मतलब ये पोर सेलिंग लाइन आइटम होगा इसीलिए कम कर दिया। तो बोलो अभी उसका वैल्यू कितना है? माइनस करने से ही पता चलेगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है। 50,000 का स्टॉक, जैसे मैंने बोला था ऑरेंज, 10 रुपए के ऑरेंज को मैंने, हाँ 32, 750। 500। अच्छा, এটা 259 टू হয়েছে। আমি একটু দেখুন 500, হ্যাঁ আমি ভুল লিখেছি, এটা 500 হবে। এটা 500 হবে, আমি ভুল লিখেছি। তাহলে হয়ে যাবে 32,500, ठीक है। ये 17,500 होगा। तो ये अभी जो स्टॉक का वैल्यू हम लोगों ने कम कर दिया उसका वैल्यू इतना हुआ है, ठीक है। अब मुझे बोलो इस स्टॉक का फिर वैल्यू मतलब इस ये वाला जो स्टॉक है, ठीक है, ये वाले स्टॉक का आज के डेट पे वैल्यू कितना है? तो वैल्यू कैसे करते हैं? कॉस्ट और एनआरबी विचएवर इज लोअर। इसका एनआरबी हमें अभी नहीं पता कितना है, तो फिर हम लोग इसको कितने में रिकॉर्ड करेंगे? इसके कॉस्ट में। तो अभी इसका कॉस्ट कितना है? 32,550।
32,500 अब इसका कॉस्ट है, ठीक है। अब जब ये नेक्स्ट डे ओपनिंग स्टॉक होगा, क्या ये स्टॉक का वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं? इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हमारा एक एबनॉर्मल स्टॉक प्रेजेंट है, एबनॉर्मल स्टॉक प्रेजेंट है जिसका वैल्यू है 32,500, ठीक है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसमें हमारा एक एबनॉर्मल पोर्शन भी है, मतलब ये जो 1,42,500 ये पूरा नॉर्मल स्टॉक नहीं है। नॉर्मल एबनॉर्मल क्यों अलग करना पड़ता है? क्योंकि दोनों में प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो एक जैसा नहीं होता है, तो हमें कम करना जरूरी है, सॉरी बाइफरकेट करना जरूरी होता है। तो एबनॉर्मल स्टॉक हो गया 32,500, ठीक है। अच्छा, और बाकी बचा हुआ स्टॉक इसका मतलब नॉर्मल होगा। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में क्या बोला था। बोल रहा है कि एंड वाज सोल्ड, और ये वाला स्टॉक एंड वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000, और ये ड्यूरिंग द ईयर ये वाले स्टॉक को, ये वाला स्टॉक सोल्ड आउट हुआ, ठीक है, सोल्ड आउट हुआ। कितने में सेल हुआ? बोल रहा है 45,000 पे सेल हुआ, ठीक है। अब मुझे ये चीज बताओ कि अगर ये स्टॉक 45,000 में सेल हुआ तो इससे प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया? 12,500 प्रॉफिट। तो फिर प्रॉफिट कमाया, ठीक है। भले ही ये हम लोग, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे 50,000 के साथ तब तो बोलेंगे 5,000 का लॉस, लेकिन मैंने तो वो स्टार्टिंग में ही सिखाया ना, वैसा नहीं करना है। जब जिसका कॉस्ट चेंज होके जो हो गया वही उसका कॉस्ट मानना है। अब उसका एक्वर प्राइस से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 12,500 इसका क्या हो गया? यहाँ पर 12,500 इसका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सेल इसके अंदर इंक्लूडेड है कि नहीं बोलो। ये जो हमारा 45,000 का सेल है ये ड्यूरिंग द ईयर का टोटल सेल है। अब इसमें ये भी इंक्लूडेड होगा ना, जैसे इसमें ये स्टॉक इंक्लूडेड है, सेम इसी तरीके से ये सेल इसमें भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये डेटा तो हमें पूरे साल भर का दिया था और इसी साल ये भी बिका। तो इसके अंदर हमें पता है ये सेल के अंदर एबनॉर्मल सेल, एबनॉर्मल आइटम का सेल, बेसिकली एबनॉर्मल आइटम का सेल ये इंक्लूडेड है। अच्छा, अब उसके बाद बोला है bearing the transaction relating to this item, the gross profit earned during the year was 20% on sale। बोल रहा है कि ये जो फोर सेलिंग लाइन आइटम था इसको छोड़ दे अगर, तो फिर नॉर्मली ये लोग जो प्रॉफिट कमाते हैं पूरे साल भर में, इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट कमाए 20% ऑन सेल, तो इनका जीपी है 20% ऑन सेल नॉर्मल, ठीक है। ये जो है अच्छे वाले प्रोडक्ट पे नॉर्मली ये इतना कमाते हैं। अब ये प्रॉब्लम हुआ बोल के इन्होंने ये प्रोडक्ट इतने बेचा है, तो इसका परसेंटेज हो सकता है कि हमारा अलग हो, अलग तो हो ही रहा है। देख लो कि 12,500 प्रॉफिट कमाया है हम लोगों ने आउट ऑफ कितना, 32,500 इंटू 100, तो करने से पता चलेगा ये ना कैसे आ गया 12,500। अच्छा, 45,000 में सेल किया इंटू 100, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 27। अब ये सोचना गलत है कि फिर इसमें तो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे इसमें कम, नहीं, वो तो पोर सेलिंग लाइन आइटम था, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बताना है। 31 मार्च 2002 को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बताना है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये करना है, ठीक है। तो वही हम लोग करेंगे, लेकिन एबनॉर्मल और नॉर्मल आइटम को अलग करते हुए, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 March 2022, particulars, normal, abnormal, total। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि हमें करना क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक में टोटल ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,42,500। अच्छा, इसमें नॉर्मल कितना है, एबनॉर्मल कितना है, ड्रॉ देख के बताओ, या ड्रॉ किया है तो बताओ, करना तो चाहिए, देखो करना जरूरी है। एबनॉर्मल नॉर्मल का हाँ, नॉर्मल 1,10,000 और एबनॉर्मल 32,500। तो 32,500 ये हमें पता है, ये हम लोग लिख लेंगे, और ये टोटल में से ये माइनस करेंगे तो हमें जो है नॉर्मल मिल जाएगा। ये 1,10,000 कैसे मिला, 1,42,500 माइनस 32,500 करेंगे। ओपनिंग स्टॉक में इसके बाद क्या ऐड करना पड़ेगा, परचेज।
अच्छा, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 7,60,500। क्या परचेज में हमारा कोई एबनॉर्मल आइटम परचेज हो गया? ऐसा कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था हमारे पास कि इस साल No. हमसे कोई नहीं था? तो ये पूरा का पूरा परचेज हम लोग नॉर्मल में ट्रांसफर कर देंगे कि ये मेरा, इसमें कुछ एबनॉर्मल चीज है नहीं, पूरा का पूरा नॉर्मल है, तो यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो वो ऐड करना पड़ेगा। है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग देखो, नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है, वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। लेकिन एक चीज देखोगे कि अगर हमें फाइनल अकाउंट्स करने के लिए दिया हो, ऐसे 11 में बहुत सारे क्वेश्चन होते थे शायद, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है बट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए नहीं दिया गया है, तो हमें बोला जाता था इसे ट्रेडिंग में दिखा दो। क्यों? क्योंकि ये बेचने से रिलेटेड नहीं है, ये पीएल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? पीएल में क्या जाता है? सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस, इस तरीके का खर्चा, फाइनेंशियल चार्ज। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड है तो इसे डायरेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,50,000 मैन्युफैक्चरिंग के नाम का। और इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज नहीं है कि, और ऐसे होता भी नहीं, इसमें कभी एबनॉर्मेलिटीज होने का चांसेस नहीं है। एबनॉर्मेलिटीज परचेज किए गए स्टॉक पे हो सकता है। ठीक है, या फिर प्रीवियसली जो स्टॉक परचेज हुआ था, जो आज की डेट पे ओपनिंग स्टॉक है उसमें हो सकता है, जैसे कि इसमें ओपनिंग स्टॉक में था, मतलब प्रीवियस ईयर में कुछ एबनॉर्मेलिटीज हुआ था, इस साल नहीं हुआ है, तो परचेज में वो हम लोगों ने नहीं दिखा है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ये कर देने से क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, या फिर टोटल अवेलेबल स्टॉक। तो टोटल अवेलेबल स्टॉक कितना होगा? टोटल करने से पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 7,62,500 प्लस 1,50,000, तो ये हो जाएगा 10,22,500, 32,500। 10,55,000। ठीक है, ये हो गया टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, ये पता चल गया। अब इससे हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? आज ही सीखा है, टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल से हमें सीओजीएस माइनस करना पड़ता है। सीओजीएस कैसे मिलेगा? अगर मुझे सेल्स पता है, नॉर्मली सेल्स ही देगा क्वेश्चन, वहां से मुझे क्या लेस करना पड़ेगा? प्रॉफिट। अगर लॉस है तो फिर लॉस को ऐड कर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आ जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे सीओजीएस। तो सीओजीएस के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं सीओजीएस का कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले सेल्स। ठीक है, तो हमारा टोटल सेल कितना है? टोटल सेल है ड्यूरिंग द ईयर 12,45,000। क्या इसमें कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल सेल बाइफरकेट करना है? अगर करना है तो कहाँ पर कितना लिखे? Normal 12 lakh, abnormal 45,000, and total 1,50,000. 45,000, हाँ 45,000 एबनॉर्मल, ये पता ही चल रहा है। ये क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले ही इसीलिए डिटेल सारा लिख लिया है, और यहाँ पर हो गया हम लोग का 12 लाख से। ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या करना है? प्रॉफिट लेस करना है। ठीक है, अब ये 12 लाख पे प्रॉफिट अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ये जो 45,000 इस पे हमें अलग तरीके से कैलकुलेट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सेल्स तो लिख दिया, एक काम करते हैं, ये सेल्स जो है इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सेल्स। ठीक है, अब इसके नीचे लिखेंगे नॉर्मल, नॉर्मल सेल्स। एक बार यहाँ इन टोटलिटी लिखेंगे, तो नॉर्मल सेल्स कितना है? 12 लाख। अच्छा, इस पे कितना प्रॉफिट कमाया होगा कैसे पता करेंगे? ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने ड्रॉ किया यहीं पर लिखा हुआ है सारा चीज, इस पे कैसे करके कैलकुलेट करें कि कितना प्रॉफिट कमाया? ये तो रहा जीपी 20%. 20%, तो यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे जीपी 20%, तो 20% यानी कितना हो जाएगा? 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 का हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट करना है। ठीक है, ये पता चल गया। अच्छा, अब ये जो 2,40,000 ये प्रॉफिट जो है एक बार टोटल कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट है? नॉर्मल प्रॉफिट है, तो ये पूरा हमारे ये नॉर्मल कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो एबनॉर्मल सेल है वो कितने का था? 45,000 का। अब नीचे यहाँ पर लिखेंगे इसका माइनस करके लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस तो इधर होगा 12 लाख और 2,40,000। ठीक है, ये समझने के लिए।
तो एबनॉर्मल सेल्स कितना है 45,000, ठीक है। और जो हम लोगों ने एबनॉर्मल सेल किया उस पे प्रॉफिट पता करने के लिए हमें उसका कॉस्ट दिया हुआ है, इसका परसेंटेज नहीं दिया, उसका कॉस्ट कितना है 30 to 500, तो यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे उसका कॉस्ट जो कि है 30 to 500। तो प्रॉफिट कितना आया था जो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं क्वेश्चन में 12,500। तो ये 12,500 को हमें कहाँ लिखना है, पहले हमेशा टोटल कॉलम में लिखना चाहिए। अब ये टोटल कॉलम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 12,500 में क्या नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों है कि एक ही है, एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल कॉलम में 12,500 चला जाएगा, ठीक है। तो अब सीओजीएस निकल जाएगा। सीओजीएस कैसे निकलता है, सेल्स वैल्यू से प्रॉफिट लेस करने से। तो ये रहा सेल्स वैल्यू, ये रहा उसका प्रॉफिट, तो सेल्स वैल्यू से प्रॉफिट लेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये 9,60,000 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, नॉर्मल स्टॉक का कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये 45,000 में बेचा था, 12,000 प्रॉफिट कमाया था, तो इसका कॉस्ट कितना था, तो आंसर कितना आना चाहिए बोल सकते हो, बिना माइनस किए बोल सकते हो इस कॉलम का आंसर कितना आना चाहिए, क्योंकि ये कॉलम का आंसर हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी। 32,500। 32,500 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये टोटल वाले कॉलम इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा। 2,03,000, 9,92,500, ठीक है, 9,92,500। तो हमें क्या मिल गया, सीओजीएस मिल गया। सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये पेज खत्म हो गया, सीओजीएस मिल गया, सीओजीएस बी, ठीक है। तो अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, तो यहीं पर बन जाएगा, इसके यहीं पर बना लेते। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, टोटल स्टॉक अवेलेबल माइनस जो स्टॉक बेच दिया उसका कॉस्ट करने से तो हमें पता चल जाएगा कि कितना होगा। तो माइनस करके मुझे बताओ, थोड़ा सा पानी पीता है तो बताओ। नॉर्मल 60 to 500। हम्म, और बाकी इधर और इधर एबनॉर्मल 0। ये भी 60 to 500 ही होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इन टोटलिटी मेरा नॉर्मल वाला ही तो पड़ा हुआ रहेगा। ये जीरो क्यों आया बोल सकते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल वाला स्टॉक तो पूरा ही बिक गया। अगर मेरा कुछ चीज पूरा बिक जाता है तो क्या उसका कोई स्टॉक रहेगा, अगर स्टॉक नहीं रहेगा तो वो तो जीरो ही दिखेगा। मेरा जो फोर सेलिंग लाइन आइटम था वो तो मेरा पूरा ही बिक गया। 50,000 वाला स्टॉक जिसको मैंने कम किया था 32,500 में, 45,000 में पूरा ही बिक गया। तो अब जो वो बिक ही गया पूरा, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आएगा, उसका क्लोजिंग स्टॉक होना पॉसिबल नहीं, इसलिए वो जीरो दिख रहा है। और इसलिए इन टोटलिटी भी हमारा यहाँ पर चलो उस पेज में है, चलो और ढूंढ के क्या फायदा, मतलब देख ही लिया हम लोगों ने, उसमें भी 60 to 500 इसीलिए आ रहा है क्योंकि बस नॉर्मल वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है, एबनॉर्मल वाला तो है ही नहीं, वो तो जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है अभी जैसा हम लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस के, तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन 1/4/2021 7 लाख परचेज ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर का इतना। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया तो वहां कुछ बेकार के एक्सपेंसेस दिए हुए थे जो हमारे क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं था, जरूरत नहीं था कंफ्यूज करने के लिए, जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, ये उस क्वेश्चन में भी ऐसा डेटा दिया हुआ था। और बोला है एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एक सम ऑफ 60,000 वाज राइट अप ऑन ए पर्टिकुलर आइटम व्हिच वाज ओरिजिनली परचेज्ड फॉर 2 लाख। 2 लाख का आइटम हम लोगों ने 60,000 से कम कर दिया, तो उसका वैल्यू कितने का किया हम लोगों ने, बोलो। 2 लाख का आइटम अगर 60,000 में बेचा तो कितने का उसका वैल्यू, सॉरी 60,000 से कम कर दिया तो उसका वैल्यू कितना किया,
1,40,000. 1,40,000. इसका ड्रॉ जो है कर लेना चाहिए, तो जगह बचा लो, घर पे ड्रॉ कर लो, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो हम बिना ड्रॉ के ही करेंगे. अब बिना ड्रॉ के पूछ भी रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बिना ड्रॉ के चीज नहीं समझ में आता है उतनी अच्छे से जितना ड्रॉ से समझ में आता है. ठीक है, तो यहाँ पर 1,40,000 जो है इसका सेल्स, सॉरी इसका कॉस्ट अब आज के डेट पे कितना निकल के आएगा, 1,40,000. अब 1,40,000 का चीज हम लोगों ने उसे बेच दिया है 1,60,000 में. सेम क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है. तो 1,40,000 का चीज 1,60,000 में बेचा, तो प्रॉफिट में बेचा कि लॉस में बेचा? 20,000 प्रॉफिट. 20,000 प्रॉफिट में बेचा, तो ये एबनॉर्मल आइटम प्रॉफिट में बिक गया. और बाकी ये लोग अगर बाकी प्रॉफिट का बात करें तो ये लोग नॉर्मली बिजनेस में, इस बिजनेस में 25% प्रॉफिट कमाते हैं. लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है, यहाँ पर 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, सेल नहीं दिया हुआ है. तो इस बात का ध्यान रख के हमें क्वेश्चन कर, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल था. तो हमारे पास कितने तरीके का स्टॉक था, एक ओपनिंग और एक परचेज. तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, क्या ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास कोई एबनॉर्मल आइटम था, बोलो. यस. हाँ था, क्योंकि ये तो 31 मार्च को वैल्यू हुआ था, फिर 1 तारीख को ये आइटम उसमें इंक्लूड हो गया. तो कितने रुपए से इंक्लूडेड था, जितने में उसका वैल्यूएशन. 2 लाख में कैसे होगा, 2 लाख तो उसका वैल्यू हम लोगों ने रखा नहीं. 1,40,000. तो इसीलिए ड्रॉ इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए जगह बचा के रखो. ऑब्वियसली ड्रॉ कर लो, ठीक है, बाद में. तो 7 लाख. ठीक है, इसमें से एबनॉर्मल आइटम कितना है, 1,40,000. तो नॉर्मल कितना होगा, 5,60,000. 5,60,000. फिर यहाँ पर ऐड करेंगे परचेज. अच्छा, परचेज आइटम में क्या कोई एबनॉर्मल आइटम हम लोगों ने खरीदा है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन था हमारे पास? नहीं. तो फिर परचेज में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो 34,60,000 इधर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा नॉर्मल में ट्रांसफर हो जाए. ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये एम डॉट एक्सपेंस लिख दिया मैंने. इसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज का बात नहीं होता है, एक्सपेंस कभी नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं हो सकता है. तो टोटल 7 लाख, तो ये इसमें चला जाए. अब टोटल करने से हमें पता चलेगा टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल. ये ए लगा दिया. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40,90,000. हाँ बेसी है. 7 और 5 12,60,000, 12,60,000 और 34 लाख, 60 तो 1,20,000 हो गया. 1,20,000, 20,000. 47,20,000. ये 1,40,000 जैसा है, और इधर वाला 7 लाख, और ये सब 14 लाख. 4 4 8, और ये हो गया 3 और 1 4, 48,60,000 टोटल स्टॉक अवेलेबल, ये हो गया. अच्छा, अब इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें चाहिए कि ये जो स्टॉक अवेलेबल था इसमें से जो स्टॉक बिक गया उसका कॉस्ट कितना है. मतलब हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली सीओ जीएस. सीओ जीएस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेल्स में से जो है, दो सेल हमारा यहाँ पर है, नॉर्मल और एबनॉर्मल, दोनों का प्रॉफिट हटाना पड़ेगा. तो सेल्स कितना किया है हम लोगों ने, टोटल सेल्स है 52,20,000. तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे टोटल सेल्स में 52,20,000. क्या इस सेल में हमारा कोई एबनॉर्मल सेल इंक्लूडेड था, तो उसे हमें बाइफरकेट कर देना. एबनॉर्मल आइटम का सेल था यस मैम, 1,60,000. 1,60,000. तो यहाँ पर लिखेंगे 1,60,000. तो बाकी नॉर्मल कितना हो जाता है, माइनस करने से पता चलेगा. 5,60,000. 50,60,000. 50,60,000, 50,60,000. अच्छा, अब ये 50,60,000 से प्रॉफिट हटाना,
तब तो जाके पता चलेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तब तो, इससे प्रॉफिट हटाएंगे तो सीओजीएस आएगा ना, ये तो अभी सेल्स वैल्यू में दिख रहा है। तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, तो नॉर्मली ये नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाते हैं, 25% ऑन कॉस्ट, तो यहाँ पर कितना लगाएं। तो मैंने सिखाया है स्टार्टिंग में ही। हाँ बोलो। 47,20,000 के ऊपर 25%। 47 लाख, 47,20,000 ये तो इसके ऊपर लगाओगे। हाँ वो कर किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, कितना हो रहा है करने से। 11,80,000। हाँ लेकिन ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये इससे सही आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्या इसमें से जो सेल हुआ वो पूरा सेल हो गया है, ऐसा हमें कहीं बोला है कि 47,20,000 का जो स्टॉक था वो पूरा 50,60,000 में बिका है, क्या ऐसा कहीं बोला है। नो मैम। नहीं, तो हम लोग निकाल तो सकते हैं, जो निकाले हैं वो हो जाएगा पूरे स्टॉक का प्रॉफिट, लेकिन 50,60,000 जितना बिका है उसका प्रॉफिट निकालने के लिए इस पे थोड़ी ना लगा सकते। ये तो मेरे पास टोटल स्टॉक अवेलेबल था, लेकिन ऐसा तो मुझे कहीं नहीं बोला है कि वो टोटल स्टॉक 50,60 में बिक गया, तब तो माइनस करके ही प्रॉफिट निकाल लेते, ऐसा नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो इसका मतलब पूरा स्टॉक नहीं बिका है, तो फिर उस पे लगाएंगे तो फिर हमें पूरे परचेज स्टॉक का सेल वैल्यू पता चलेगा, बट इसमें इंक्लूडेड प्रॉफिट कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए तो मैंने आज स्टार्टिंग में ही सिखाया है, 25% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आज ही तो सिखाया है। 25% ऑन कॉस्ट का मतलब लिखा हुआ है, कॉपी देखने से ही पता चले। 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब ये तो लिखा हुआ है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट, बट मुझे क्या चाहिए ताकि हम आसानी से निकाल पाए, मुझे प्रॉफिट बाय कॉस्ट की जगह क्या चाहिए। ऑब्वियसली प्रॉफिट बाय सेल्स चाहिए, क्योंकि मेरे पास सेल्स वैल्यू अवेलेबल है। तो मेरा प्रॉफिट 25 है, कॉस्ट 100 है, 25% का मतलब। तो अगर कोई चीज को 100 रुपए में, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके 1/4 कर लेते हैं, तो 4 रुपए का कॉस्ट होने से 1 रुपए का प्रॉफिट, तो फिर सेल वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर किसी चीज को 4 रुपए में खरीदा, 1 रुपए के प्रॉफिट में बेचा, तो उसका सेल वैल्यू कितना है। 5 रुपीज। तो फिर प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा, अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में मैंने यहाँ दिखाया भी था, प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा। ये तो फॉर्मूला प्रॉफिट बाय सेल्स आउट ऑफ सेल्स, तो प्रॉफिट कितना है, ये स्टोरी में प्रॉफिट कितना है, ये रहा। सेल कितना है, ये रहा। तो 1/5 होगा, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल 1/5 होगा, थोड़ी देर पहले ये मैंने दिखाया भी था, प्रॉफिट ऑन सेल 1/5 होगा। अब इसका मतलब अगर कॉस्ट ऑन प्रॉफिट 1/4 होता है, तो प्रॉफिट ऑन सेल 1/5 होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन इस तरीके से करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 1/5। तो यहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट लगाना पड़ेगा, 1/5 या फिर 20%, एक ही बात है, जो भी लगाए सेम आंसर आएगा। तो 1/5 लगाने से कितना आंसर आता है, 10,12,000, ठीक है। ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 10,12,000, ठीक है। अब जो एबनॉर्मल आइटम था उसका सेल प्राइस कितना है, उसका सेल प्राइस है 1,60,000, और उसका कॉस्ट लिखेंगे तो प्रॉफिट पता चलेगा। उसका कॉस्ट कितना था, उसको कितने में रिकॉर्ड वन किया था मैंने। हाँ बोलो। 1,40,000। 1,40,000 में रिकॉर्ड किया था, तभी तो 20,000 प्रॉफिट हम लोगों ने बोला। तो 20,000 टोटल में लिखेंगे, ये किसका पार्ट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने से हमें पता चलेगा सीओजीएस, तो सीओजीएस कितना होगा, ये सेल से ये प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, 50,60,000 माइनस 10,12,000 कितना होगा।
ये तो 1,40,000 होगा, देखिए ये हो जाएगा 3 0। 40,48,000। 40,48,000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? दोनों का ऐड करने से, ये दोनों ऐड करने से ही पता चल जाएगा। 41,88 शायद, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल ए माइनस बी करके बताओ कितने। 5,35,000। नहीं, 5 lakh 6,72 आंसर है। 47,20,000 देख। 6,72,000 ए माइनस बी करने से ये तो जीरो आएगा, ये पूरा बिक गया। तो ये बचा हुआ फिर 6,72 ही आएगा, अगर माइनस करके देखा जाए तो। फिर भी चेक कर लेते हैं। 48,60,000 माइनस 41,80,000, 6,72,000 ही आ रहा है, यही आंसर है। 6,72,000, गलत कैलकुलेशन है। अच्छा, ये वाला यहाँ पर वर्किंग नोट बना देते हैं। 25% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 25/100, यानी कि 1/4। तो 1/4 में 1 प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है और 4 जो है कॉस्ट को डिनोट कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस देयर फोर, ऐसे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करने से 1 + 4 यानी कि 5 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे केस में प्रॉफिट ऑन सेल वैल्यू अगर निकाले तो क्या होगा? तो प्रॉफिट निकालना है आउट ऑफ सेल, तो नीचे सेल लिखेंगे तो प्रॉफिट है 1 रुपी, सेल वैल्यू है 5, 1/5। 1/5 का मतलब हो जाता है 1/5 इंटू 100। अगर परसेंटेज में डिफाइन करना चाहे तो 20%, अदरवाइज 1/5 लिख सकते हैं, एक ही बात है। 20% लिखिए या फिर 1/5 लिखिए। ठीक है, तो ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन था बिल्कुल इसके तरह, लेकिन इसका ड्रॉ कर लेना चाहिए। और ड्रॉ बहुत हेल्पफुल होता है एग्जाम में भी। हम रिकमेंडेशन यही है कि ड्रॉ जरूर करना चाहिए। ड्रॉ करने से क्वेश्चन आसानी से होगा, और अगर बिना ड्रॉ किए करने जाएंगे तो गलत होने का चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, तो फिर वो उतने आसानी से नहीं सॉल्व। अच्छा, यहाँ से वन क्वेश्चन, ये सब फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन पे। ठीक है, ये नहीं कर किया जा सकता है खुद से, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन पे है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है समझाना पड़ेगा। ठीक है, आज फिर हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो है इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, इसका लगता है 2-3 क्लास में। ठीक है। बाय मैम।